आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते खबरों की ओर। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की। बैठक के बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी कि बैठक में कुल 21 एजेंडे रखे गए। सीएम ने बताया कि सरकार स्टार्टअप नीति लेकर आ रही है, साथ ही सरकार अच्छे स्टार्टअप को प्रोत्साहन देगी, तो वही ई व्हीकल को भी बढ़ावा दिया जाएगा। सीएम ने बताया कि बुढ़ापा पेंशन को पहचान पत्र से जोड़ा जाएगा। सीसीएल के लिए पहले बच्चों की आयु लिमिट 18 साल थी, दिव्यांग के केस में उम्र लिमिट को हटा दिया गया है। सीएम ने बताया कि झज्जर के बेरी में माता भीमेश्वरी देवी मंदिर का साइन बोर्ड बनेगा। एक एजेंडा जिसके अंदर महिलाओं को सीसीएल की एक जो सुविधा दी जाती है, 2 साल की सीसीएल उनको मिलती है। उसमें जिन बच्चों के जो 2 बड़े बच्चे होते हैं, उन्हीं की 18 वर्ष की आयु तक उनकी देखरेख के लिए वो ले सकती हैं। लेकिन उसमें एक संशोधन किया है कि अगर कोई बच्चा दिव्यांग है तो उसमें आयु लिमिट हटा दी गई है कि उसके बाद भी उसका उपयोग वो कर सकते हैं। इसी प्रकार एक दूसरा संशोधन है कि मान लो पिता रह गए अकेले, सिंगल फादर, किसी कारण से पत्नी की मृत्यु हुई तो पति रह गए, फिर वो जितनी बची हुई लीव है वो पिता भी उसको एंजॉय कर सकते हैं। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, चाहे वो नगरपालिका के अंदर हैं चाहे नगरपालिका की सीमा के बाहर हैं, इनको ऑथराइज करने के लिए अर्बन लोकल बॉडीज ने नगरपालिका क्षेत्र का तो एक्ट पिछले विधानसभा सत्र में बना दिया था, लेकिन बहुत सी कॉलोनीज ऐसी हैं जो नगरपालिका क्षेत्र से बाहर है, नगर निगम क्षेत्र से बाहर बनी है। ये भी लगभग 2000 कॉलोनीज हैं, लेकिन अभी उसमें से 600 के आसपास रजिस्ट्रेशन लोगों ने कर दिया है। उसके भी एक्ट की आवश्यकता है। उसके एक्ट को लाने के लिए आज कैबिनेट ने वो एजेंडा पारित किया है, ताकि अगले आने वाले सत्र में उसका एक्ट बनाया जाए और ये जो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, इनको जो शर्तें पूरी करेंगे, उन शर्तों को पूरी करने के बाद उनको भी ऑथराइज कर दिया जाए डेवलपमेंट चार्जेस लेकर के। वृद्धावस्था पेंशन, जैसा 60 साल के बाद वृद्धावस्था सम्मान भत्ता जो मिलता है, उसका प्रोसीजर वो हमने बहुत सरल कर दिया है। उसको आज कैबिनेट ने पारित किया है कि अब किसी को अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बल्कि परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत जिसकी 60 साल आयु हो गई है और उसकी आय भी जो है वो विद इन लिमिट्स है, जो लिमिट 2 लाख की बनाई हुई है वो है, और उसका जो डाटा है वो सब परिवार पहचान पत्र की ओर से, क्रिड की ओर से और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने जस्ट एक कंसेंट फॉर्म वो साइन कराना है और कंसेंट फॉर्म साइन कराते ही और उसकी ओल्ड एज पेंशन शुरू हो जाएगी। अब किसी को ओल्ड एज पेंशन बनवाने के लिए फार्म भर करके और दफ्तरों के चक्कर काटना, इधर जाना उधर जाना, 10 प्रकार की वेरिफिकेशन कराना, वो सब खत्म कर दिया है। इसलिए एक ओल्ड एज ये जो पेंशन है, इसकी व्यवस्था को ये हमने सरल कर दिया। स्टार्टअप नीति, देश भर में स्टार्टअप्स की जब से घोषणा हुई है, हर प्रदेश स्टार्टअप्स के लिए अपनी नीति लेकर के आ रहे हैं। हम भी स्टार्टअप्स की नीति को लेकर के आए हैं। अभी इससे पहले जो स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन और सहायता दी गई है, उसमें भी हरियाणा पीछे नहीं है। दुनिया भर में स्टार्टअप्स का जो एक विषय शुरू हुआ है, देश, भारतवर्ष, वर्ल्ड वाइड अगर हिसाब लग जाए तो हम 3rd प्लेस पर हैं एज नंबर ऑफ स्टार्टअप्स पर कंसर्न, और उसमें भी हरियाणा बड़े अग्रणी स्थान पर है। कुल 60,000 स्टार्टअप्स में से 5,000 स्टार्टअप्स केवल हरियाणा के हैं। मुझे लगता है कि एज पर पॉपुलेशन 2% में अगर 60,000 का 2% देखें तो वो 1200 बनता है, लेकिन हम उसमें भी लगभग 9%, 10% को अचीव करने वाले हैं। तो ये संख्या हरियाणा की बड़ी संख्या है। इसमें कई प्रकार की उनकी सुविधाएं दी जाती हैं, पूंजी का उनको अनुदान दिया जाता है। एक पॉलिसी बहुत समय से तैयारी जिसकी चल रही थी वो है ईवी पॉलिसी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी है वो भी आज समय की एक मांग है कि प्रदूषण जितना फैलता है वाहनों में, डीजल की, पेट्रोल की जो खपत होती है, उसकी बजाय इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ये बड़ी संख्या में उत्पादन भी इसका होना चाहिए, बड़ी संख्या में यूजर भी इसके आने चाहिए। तो सबके लिए, और इसको हमने एक फिजिबल बनाया है। एक विषय बेरी जिला झज्जर, वहाँ श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर एक आश्रम है, इसका
कई वर्षों से बीच बीच में विषय आता रहा कि उसको टेक ओवर करें, कोई कमेटी बनाएं, जैसा भी करें, लेकिन अब वो अल्टीमेटली एक कोर्ट में केस गया तो कोर्ट ने कहा कि सरकार को एक फाइनल डिसीजन लेना चाहिए, जो भी डिसीजन लेना, ताकि लोगों को पता लग जाए। उसमें आज डिसीजन लिया कि उसको टेक ओवर करेंगे। जैसे श्राइन बोर्ड बाकी कुछ और स्थानों के बने हैं, शीतला माता मंदिर गुरुग्राम है, मनसा देवी पंचकुला है, इसी प्रकार से श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर का एक श्राइन बोर्ड बनेगा और उसको टेक ओवर करने का निर्णय ये भी कर लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि पीपीपी योजना के तहत पेंशन बनेगी। साथ ही स्टार्टअप पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी गई है। तो अच्छा स्टार्टअप लाने वालों को प्रोत्साहन भी मिलेगा। गुरुग्राम में डाटा सेंटर स्थापित किए जाएंगे। माता भुवनेश्वरी के लिए साइन बोर्ड बनेगा। अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए एक्ट बनेगा। ई व्हीकल पॉलिसी के तहत खरीदारों को छूट मिलेगी। हरियाणा में इंडस्ट्री लाने वालों को सुविधाएं भी दी जाएंगी। बिजली पर हरियाणा ने नया एग्रीमेंट किया है। पंचकुला में पिछले साल कम किए गए रेट अगले आदेश तक लागू रहेंगे। 2000 में से 600 अवैध कॉलोनियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई जिलों में की गई अपनी घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर चंडीगढ़ में बैठक आयोजित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलों में कई दौरों के दौरान 9128 घोषणाएं की गई, जिनमें से 5947 पूरी की जा चुकी हैं। इसके अलावा 1445 घोषणाओं पर कार्य प्रगति पर है और 1359 घोषणाएं लंबित हैं, जिन पर जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। वहीं कुरुक्षेत्र में बनाए जाने वाले सिख म्यूजियम के लिए संबंधित अधिकारी दौरा करके 2 दिन में रिपोर्ट सौंपे और दुकानों को नियमित करने के लिए सर्वे करवाकर नीति तैयार की जाए। इस दौरान प्राधिकरण के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि रिहायशी क्षेत्र के आसपास ही गेस्ट हाउस बनाने की अनुमति प्रदान की जाए। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले महीने में विधायकों के साथ विस्तार से समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा सभी विभागाध्यक्ष भी मुख्यमंत्री घोषणाओं की नियमित मॉनिटरिंग करें ताकि इन्हें जल्द पूरा किया जा सके। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों की बैठक की। इस अवसर पर विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य के गांवों में लोग अपने घरों से कूड़ा करकट उठाकर बाहर फिरनी या पंचायती जमीन पर डाल देते हैं, जिसके कारण गंदगी का आलम बन जाता है। बारिश के दिनों में बीमारियां फैलने की आशंका बन जाती है। इसी गंदगी से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार ने डोर टू डोर कूड़ा उठाने की योजना बनाने का निर्णय लिया है। जानकारी के मुताबिक ये कार्य किसी कंपनी या एनजीओ के जरिए करवाया जाएगा। तो वही उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ऐसी योजनाएं बनाएं जिसमें डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली कंपनी अथवा एनजीओ ही गांव के सार्वजनिक स्थानों को चिन्हित कर वहां का भी कूड़ा करकट उठाएं।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव रेवाड़ी के गांव मीरपुर के कैंसर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल की 23वीं वर्षगांठ के मौके पर कैंसर थेरेपी मशीन का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना के नाम पर विपक्ष राजनीति कर रहा है, लेकिन सरकार का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार देना है, नौजवानों को अच्छे अवसर देकर उनके भविष्य को अनुशासित करना है, उनके मन के अंदर कौशल का विकास करना और देश को आगे बढ़ाना है। साथ ही उन्होंने कहा कि तो रेवाड़ी में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पहुंचे और जहां पर उन्होंने बयान देते हुए भी कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर उन्होंने बयान दिया है। और आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है वो युवाओं को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है और एक अच्छी स्कीम है जिससे देश को बढ़ावा मिलेगा, युवा जो है वो अनुशासित होंगे। ये तो विपक्ष राजनीति कर रहा है। नौजवानों को अच्छे अवसर देना, उनको उनके भविष्य को अनुशासित करना, उनके मन के अंदर कौशल का विकास करना, देशभक्ति के जज्बे को आगे बढ़ाना और आने वाले जीवन में उनके लक्ष्यों की प्राप्त करने में सहायता देने के लिए योजना आई है और अब योजना पे कार्रवाई भी शुरू कर गुरुग्राम के सेक्टर 10 थाने में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बसई एनक्लेव इलाके में अपनी बहन से मिलने आए एक भाई ने मामूली सी कहासुनी में अपनी जीजा के सर में गोली मारकर जीजा को मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद से 20 साल का साला मौके से फरार चल रहा है। शिकायत मिलने पर मौके पर पहुंची गुरुग्राम पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। रात को करीबन 1:20 पे फ़ोन आया था मेरे भाई के पास कि ऐसे ऐसे ये काम हो गया। फिर हम वहाँ गए, 10 मिनट जाने में लगा क्योंकि हम ऊपर थे ना। आके तो भाई को उठाया, फिर गए वो तो पता लगा उसका कि गोली मार दी। जब तक वो लेके गए। इसमें क्या है, ये अरविंदर एक सर्विसमैन आदमी है, ये बसई इनक्लेव में रहता है, बसई गाँव का है। इसके 2 बच्चे हैं, ये अपनी पत्नी सहित अपने अलग रहता है परिवार से। इसका साड़ा वहाँ पर आया हुआ था, जो पड़ोसियों ने बतलाया है कि उसके अनुसार इसके साड़े ने कोई घर क्लेश के चलते ऐसा प्रतीत हो रहा है। किसी ने मौके पर देखा नहीं, उसने इसको शूट किया है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पोस्टमार्टम के लिए आए हम, आगे जैसी सूरत होगी कार्रवाई। गुरुग्राम नगर निगम में प्रॉपर्टी आईटी और प्रॉपर्टी टैक्स मामले में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। आपको बता दें कि नगर निगम ने एक सर्वे कंपनी को 35 वार्डों की प्रॉपर्टी आईटी और उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स भेजने का काम सौंपा था, लेकिन सर्वे कंपनी ने ना तो सर्वे ही ठीक से किया और ना ही प्रॉपर्टी टैक्स ठीक से भेजा और अब प्रॉपर्टी आईडी और प्रॉपर्टी टैक्स को ठीक करने के एवज में अवैध वसूली करने में जुटी है। निगम पार्षदों की माने तो सर्वे निगम कमिश्नर सर्वे कंपनी पर कार्रवाई करने की बजाय टालमटोल करने में जुटे हैं। इस मामले में वार्ड नंबर 13 की पार्षद ब्रह्म यादव की माने तो सर्वे कंपनी ने प्रॉपर्टी आईडी और टैक्स का एवज में 20-20 हजार रुपए की अवैध वसूली करने में जुटी है। तो वही इस मामले में निगम कमिश्नर का भी कहना है कि ये मामला उनके संज्ञान में आया है। इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं और जल्द ही सभी वार्डों में कैंप लगाकर प्रॉपर्टी आईडी प्रॉपर्टी टैक्स में आ रही दिक्कतों को दूर करने की कोशिश की जाएगी। जो याशी कंसल्टेंसी ने जो सर्वे किया है प्रॉपर्टीज़ का, उसमें लोगों की कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं और स्पेशली जो डिस्क्रिपेंसीज हैं वो प्लॉट एरिया से संबंधित हैं, क्योंकि उसमें ड्रोन सर्वे के बेस पे हुआ है। तो कई बार प्लॉट का डिवीज़न हो जाता है या 4 दीवारी के साइज के मुताबिक कुछ भी कारण हो सकता है। गुरुग्राम पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बाबूपुर गांव के सरपंच पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस आरोपी ने पूछताछ में ऐसा खुलासा किया कि सभी को हैरानी में डाल दिया है। आरोपी के मुताबिक सरपंच और उसके भतीजे पर फायरिंग की साजिश जेल के अंदर ही रची गई है और वारदात को अंजाम देने के लिए 6 लोगों को भेजा गया था। बताया जा रहा है कि
पुलिस ने मामला दर्ज कर 7 लोगों को पहले ही अरेस्ट कर लिया था और अब मुख्य आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। बीस 2022 को बाबूपुर के सरपंच के ऊपर फायरिंग की गई थी, जिसको गोलियां लगी थी, जिसके बाद घायल अवस्था में उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और उसके बाद हमने केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन की। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम टीम पालम विहार ने 7 आरोपी पहले ही गिरफ्तार कर लिए हैं और उसमें एक आरोपी परमजीत को हमने आज गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिसका अहम रोल इसमें रहा है। ये पहले काफ़ी सारे हत्या के प्रयास, लूट, इस तरह की वारदातों में पहले जेल में रह चुका है और इसने ही उनको ये बात कह के तैयार किया था कि ये कंस्ट्रक्शन और जो पानी का काम है, इसमें इनको हम अजय को और इसके चाचा सरपंच को अगर धमकाएंगे तो इस तरह से ये काम हमारे हिस्से में आ जाएगा। गुरुग्राम में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने कैश कलेक्शन वैन लूट मामले में 7वें आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस लूटकांड में पुलिस ने 6 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और अब पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 70 लाख कैश बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने वारदात के वक्त इस्तेमाल की गई गाड़ी को भी बरामद किया है। एसीपी क्राइम के मुताबिक जितेंद्र उर्फ जीतू को पुलिस ने सुभाष चौक गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। उससे यूं लगता है ये मुझे में एक दिन तरह से हुआ था, इंडिया टीम में काम कर रहा था थाने में इस तरह। बारह 4/2022 को यहाँ सुभाष चौक के पास से एक जो कैश वैन रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन की। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम यूनिट सेक्टर 40 ने उसमें शामिल 6 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया और उससे संबंधित जो भी रिकवरीज थी वो हम पहले कर चुके हैं। तो इसमें एक मुख्य आरोपी अभी बकाया था, जिसका नाम जितेंद्र उर्फ जीतू है, जिसको कल हमारी क्राइम टीम सेक्टर 40 भिवानी के ढाणा रोड पर एक मेडिकल स्टोर की शिकायत के आधार पर मुख्यमंत्री उड़न दस्ते को मिली थी और जिसको दस्ते को शिकायत मिली थी कि वहां मरीजों के साथ दवाइयों के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है। उड़न दस्ते की टीम ने भिवानी सीएमओ से एक डॉक्टर की टीम बनाकर रेड मरवाई थी और टीम ने मौके पर वहीं टीम ने मौके पर देखा कि मेडिकल स्टोर पर मरीज भर्ती थे, दवाइयां भी एक्सपायरी हो चुकी थी। तो भिवानी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर सीएम फ्लाइंग टीम ने एक मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की और स्टोर की आड़ में यहां पर अस्पताल चल रहा था, स्टोर में लोगों को भर्ती किया गया था। तो वहीं आपको बता दें कि कई मौके से कई दवाइयां भी जो है वो भी एक्सपायरी पाई गई हैं। कैथल की सीआईए टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। सीआईए टीम ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है जो दिन दहाड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देता था। पकड़ा गया चोर फतेहाबाद जिले के
धारसूल का रहने वाला है, जिसका नाम प्रदीप उर्फ दीपू है, जिसने बीते 17 जून को कलायत कस्बे में दिन दहाड़े 4 दुकानों से लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 17 जून को कलायत में आरोपी ने 2 मोबाइल की दुकान, एक कपड़े की दुकान और एक सीसीटीवी कैमरे की दुकान को अपना निशाना बनाया था। दुकानदार विष्णु की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था और जांच के लिए मामले को कैथल की CIA 2 की टीम को सौंप दिया था। पुलिस जांच के दौरान आरोपी प्रदीप से एक मारुति गाड़ी, 13 महंगे आईफोन सहित 19 कंपनियों के मोबाइल और एक महंगा कैमरा भी बरामद किया गया है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी चोर कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है और DSP ने बताया कि आरोपी पहले अकेले ही दुकान की रेकी करता था और फिर घटना को अंजाम देता था। फतेहाबाद में बाल भवन में ग्रीष्मकालीन समर कैंप का समापन हुआ। इस मौके पर हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद चंडीगढ़ की मानद महासचिव रंजिता मेहता ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि बच्चे आने वाले कल और देश के भविष्य हैं। ये देश के भविष्य कर्णधार हैं। बच्चों को ऐसी परवरिश दें कि वो आगे बढ़कर राष्ट्र के नव निर्माण में अहम भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि बच्चों को भारतीय संस्कृति और प्रदेश की परंपरा से अवगत करवाते हुए उनमें देशभक्ति का जज्बा पैदा करें। उन्होंने कहा कि समर कैंप से 1 जून से 27 जून तक सभी जिलों में आयोजित किए गए थे और आपको बता दें कि इनमें डांस कक्षाएं, मेहंदी कक्षाएं, कंप्यूटर ट्रेनिंग कक्षाएं, जूडो, कराटे, IT एंड क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट जैसी जो है एक्टिविटीज इसमें करवाई गई थी। में 3 मेजर जो प्रोजेक्ट दिए गए हैं वो है सिलाई सेंटर का, ब्यूटिशियन का और कंप्यूटर कोर्स का। उसके अलावा भी बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट हमारे साथ लगाया। हमारे सभी ऑफिसर्स को मैम ने आई थिंक फेलिसिटेट कराया, छोटे से बच्चों से लेके बड़े बड़े। साइबर सिटी में इस मॉनसून में वॉर लॉकिंग न झेलनी पड़े, इसके लिए फजीहत से बचने के लिए मेयर मधु आजाद का बयान सामने आया है। मेयर ने कहा कि काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मेयर मधु आजाद ने अधिकारियों को सख्त हिदायतें भी दी हैं। मेयर ने कहा कि किसी भी सूरत में लापरवाही हुई तो रिपोर्ट सीधी मुख्यमंत्री के पास जाएगी। रेन सीजन हमारा आने वाला है, इससे रिलेटेड क्योंकि हमारे आदरणीय CM मनोहर खट्टर जी का और हमारे आदरणीय राव इंद्रजीत जी का स्पेशली कि भी अब की बार शहर में जल भराव ना हो, उससे पहले ही हम अपना काम करें। तो GMD को भी आदेश दे दिए हैं और हमारे निगम को भी। तो इस चीज़ के लिए मैंने भी एक दौरा करा था बीच में और बात भी करी थी। तो सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि हमारे चल रही हैं, मगर ये है कि जैसे आज पार्षदों ने कहा कि अभी तक नहीं कोई काम हो रहा, तो आज स्ट्रिक्टली हमने ये ऑर्डर किए हैं कि ये सारा का सारा सफाई करी जाए जल्दी से जल्दी, या जिसको भी जो भी चीज़ की जरूरत है। तो सेक्टर 46 से रिलेटेड है, वहाँ थोड़ी सीवरेज की पानी की समस्या है और रोड के तो चलो टेंडर अप्रूव हो गए, जल्दी काम शुरू हो जाएगा। जो बड़ा मुद्दा है मेरे वार्ड का वो है जो कॉलोनियाँ टेक ओवर की है MCG ने। 5 कॉलोनियाँ हैं जो मेरे वार्ड में टेक ओवर हुई है। तो उनमें क्या है कि बिल्डर ने हाथ खींच लिए जैसे ही टेक ओवर हुआ है। तो कई बिल्डरों ने तो बड़ी बदमाशी की कि पंप भी उठा लिए। तो अभी हमने कमिश्नर साहब ने मालीपुर टाउन में विजिट किया था लास्ट वीक, और जॉइंट कमिश्नर सुमित कुमार जी ने पूरे सभी कॉलोनियाँ विजिट कर ली हैं, एक्शन को भी विजिट करा दी गई है। तो अब एकदम से समस्या ये आ गई है कि जैसे ही मेंटेनेंस जो बिल्डर कर रहा था या RW कर रही थी, उन्होंने हाथ खींच लिया। तो सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, या रोड की तो चलो पहले से ही समस्या है, पानी की सप्लाई की भी दिक्कत आ रही है। तो मेन इशू ये है कि जल्दी से जल्दी हमने वार लेवल पे काम करना पड़ेगा MCG को, तब ये काम थोड़ा उसमें आएगा। और दूसरा, जैसे जल भराव का बारिश का मौसम आने वाला है, तो वो बड़ा
फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।